19वीं सदी के यूरोप का एक नाटकीय चित्र सोचिए। एक तरफ महलों में शैंपेन बह रही है, दूसरी तरफ सीलन भरे कमरों में मौत नाच रही है। और जब धर्म और दर्शन इस अन्याय पर लगभग चुप थे, तब एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने कहा, दुनिया को समझने का वक्त गया, अब इसे बदलने का वक्त है। और वो नाम था कार्ल मार्क्स। और आज हम सिर्फ एक दार्शनिक की बात नहीं करेंगे, हम उस इंसान, उसके संघर्ष, उसके विचारों और हाँ, उसकी उस डरावनी भविष्यवाणी को समझेंगे जो आज 21वीं सदी में भी सच होती दिख रही है। हमारे पास जो स्रोत है वो मार्क्स के जीवन और उनके विचारों की एक गहरी पड़ताल करते हैं। उन्हें एक मसीहा और एक विनाशक दोनों रूपों में देखते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये जानना है कि क्या मार्क्स इतिहास की किताबों में दफन हो चुके हैं या आज भी हमारे बीच जिंदा हैं? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मार्क्स की शुरुआत कैसे हुई? वो एक ठीक-ठाक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, तो फिर वो किताबों में खोए रहने वाले दार्शनिक से एक बागी कैसे बन गए? ये बदलाव मतलब धीरे धीरे आया। उनकी शुरुआत प्रशिया के एक ठीक-ठाक परिवार में हुई थी। पिता वकील थे, एक सम्मानजनक जीवन चाहते थे। लेकिन माहौल कुछ और था। हाँ, जर्मनी के विश्वविद्यालयों का माहौल उस समय हीगल के दर्शन से गरमाया हुआ था, जो कहता था कि इतिहास विचारों की लड़ाई है और दुनिया विचारों से बदलती है। मार्क्स को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्हें इसमें एक बेचैनी महसूस हुई। उनके लिए ये बहुत हवारी बात थी। मतलब विचार सड़क पर ठंड से मरते आदमी के लिए रोटी का इंतजाम तो नहीं कर सकते ना? मतलब वो दर्शन को अकादमिक बहसों से निकालकर सड़क पर लाना चाहती थी। बिल्कुल। और इसका पहला असली अनुभव उन्हें तब हुआ जब उन्होंने एक अखबार राइनिशे ज़ीटुंग के लिए लिखना शुरू किया। अच्छा। वहां उन्होंने जंगल से सूखी लकड़ियां चुनने वाले गरीबों पर एक लेख लिखा। कानून के हिसाब से ये चोरी थी और सरकार उन गरीबों को सख्त सजा दे रही थी। और मार्क्स ने इसका विरोध किया? हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि ये कानून अमीरों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए बनाया है, न्याय के लिए नहीं। और जाहिर है सरकार को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। अखबार पर सेंसरशिप लगा दी गई और मार्क्स को नौकरी से निकाल दिया गया। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, तो यहाँ से उन्हें पहली बार एहसास हुआ। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कानून और अदालतें निष्पक्ष नहीं हैं, वो असल में अमीरों की चौकीदार हैं। और यहीं से उन्होंने समझा कि असली संघर्ष राष्ट्रों में नहीं बल्कि वर्गों में है। एक वो वर्ग जिसके पास सब कुछ है और दूसरा वो जिसके पास खोने को सिर्फ अपनी जंजीरें हैं। हाँ। अब वो सिर्फ दार्शनिक नहीं, एक बागी थे। तो यहाँ ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि मार्क्स की नज़र में इस अन्याय की असली जड़ क्या थी। उनकी नज़र में जड़ थी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी निजी संपत्ति। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे साफ करना जरूरी है। कि उनका मतलब लोगों के कपड़े या घर छीनना नहीं था। हाँ, उनका निशाना उत्पादन के साधनों पर था। वो चीजें जिनसे दौलत पैदा होती है, जैसे फैक्ट्रियां, जमीनें, खदानें। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि असली समस्या ये है कि मुट्ठी भर लोग इन दौलत पैदा करने वाली चीजों के मालिक हैं, पर इससे बाकी लोगों का नुकसान कैसे होता है? उन्होंने एक बहुत चुभता हुआ सवाल पूछा। फैक्ट्री का मालिक बिना कोई मेहनत किए लाखों कैसे कमाता है, जबकि मजदूर दिन रात खटकर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है? हाँ। और इसका जवाब उन्होंने सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत में दिया। हाँ, अतिरिक्त मूल्य। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो ये सीधी सीधी चोरी है। चोरी? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मतलब उनका कहना था कि मुनाफा असल में मजदूर की मेहनत का वो हिस्सा है जो उसे कभी दिया ही नहीं गया। अच्छा। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 1000 रुपए का सामान बनाता है। मालिक उसे 200 रुपए दिहाड़ी देता है, बाकी 800 रुपए कहाँ गए? मालिक इसे अपना मुनाफा कहता है। मार्क्स ने कहा यह मुनाफा नहीं है, उस मजदूर के 8 घंटे की मेहनत की चोरी है। ये विचार तो विस्फोटक था। इसने मजदूर को एक नई नजर दी होगी। बिल्कुल। उसे बताया कि वो गरीब इसलिए नहीं है कि उसकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ही उसकी मेहनत लूटने के लिए बनाया गया है। और इसी दौर में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। ये भी एक अजीब कहानी है। एक अमीर मिल मालिक का बेटा जो पूंजीवाद का सबसे बड़ा आलोचक बन गया। हाँ, ये इतिहास की सबसे असरदार बौद्धिक साझेदारियों में से एक थी। एंगल्स ने तो गरीबी को बहुत करीब से देखा था। हाँ, उन्होंने मैनचेस्टर की झुग्गियों में मजदूरों की भयावह जिंदगी को अपनी आंखों से देखा था। तो एक तरह से मार्क्स के पास क्रांतिकारी थ्योरी थी
और एंगल्स के पास जमीनी हकीकत का डेटा। और पेरिस में जब ये दो दिमाग मिले तो विचारों का एक तूफान उठा। एक ऐसा तूफान जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब उनके पास विचार थे, डेटा था, लेकिन इन विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्हें घोषणा पत्र की जरूरत थी। हाँ, 1840 का दशक यूरोप में भूख और हताशा का था। बारूद बिछ चुका था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बने मार्क्स और एंगल्स। 1847 में लंदन में लीग ऑफ द जस्ट नाम के एक गुप्त समूह ने ये जिम्मेदारी 29 साल के मार्क्स और 27 साल के एंगल्स को सौंपी। और उन्होंने इसे लिखा गरीबी और पुलिस के डर के बीच। हाँ, ब्रुसेल्स में रातों को जागकर। और उन्होंने जानबूझकर भारी भरकम दार्शनिक भाषा छोड़कर ऐसे शब्द चुने जो एक अनपढ़ मजदूर के दिल में आग लगा दें। और फिर आया वो ऐतिहासिक दस्तावेज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका पहला वाक्य ही यूरोप के राजाओं की नींद उड़ाने के लिए काफी था। एक साया यूरोप पर मंडरा रहा है, साम्यवाद का साया। और उसका अंत तो दुनिया के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध नारा बन गया। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और अजीब संयोग देखिए, जैसे ही ये छपा, फरवरी 1848 में फ्रांस सुलग उठा और फिर देखते ही देखते पूरे यूरोप में क्रांतियां भड़क उठीं। ऐसा लगा मार्क्स की भविष्यवाणी सच हो रही है। लेकिन वो क्रांतियां तो कुछ ही महीनों में बुरी तरह कुचल दी गईं। इसके बाद मार्क्स का क्या हुआ? जाहिर है सत्ता ने उन्हें बख्शा नहीं होगा। इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे काला और मुश्किल दौर शुरू हुआ। उन्हें जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम से निकाल दिया गया। आखिरकार उन्हें लंदन में पनाह मिली। लेकिन वहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। आसान? वो घोर गरीबी में रहे। सोहो की संकरी कीचड़ से भरी गलियों में 2 कमरों वाले सीलन भरे फ्लैट में उनका परिवार रहता था। कई बार किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक से छुपना पड़ता था। हमारे स्रोत में उनकी निजी त्रासदियों का भी जिक्र है, जो दिल दहला देने वाला है। ऐसा लगता है कि वो दुनिया को बदलने की लड़ाई लड़ रहे थे, पर अपना परिवार भी नहीं बचा पा रहे थे। ये बहुत दर्दनाक है। गरीबी और गंदगी ने उनके 3 बच्चों की जान ले ली। उनकी नन्ही बेटी फ्रांसिस्का की जब मौत हुई तो उनके पास कफन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये तो बहुत ही भयानक है। एक फ्रांसीसी पड़ोसी की उधारी से एक सस्ता सा ताबूत नसीब हुआ। उनका सबसे प्यारा बेटा एडगर, वो भी इसी गरीबी की भेंट चढ़ गया। इस मौत ने मार्क्स को अंदर से तोड़ दिया। और इस पूरे समय में एंगेल्स ही उनकी मदद कर रहे थे। ये विडंबना भी तो देखिए, है ना? पूंजीवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ग्रंथ लिखने के लिए पैसा पूंजीवाद से ही आ रहा था। हाँ, एंगल्स मैनचेस्टर में अपनी पारिवारिक मिल में काम करते थे, जिससे उन्हें नफरत थी, लेकिन वो ये सिर्फ इसलिए करते थे ताकि मार्क्स को पैसे भेज सकें। और मार्क्स ने इसी दर्द और गुस्से को अपनी ताकत बनाया और ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में दास कैपिटल लिखना शुरू किया। 16 साल! एक किताब पर 16 साल! इतनी मुश्किलों के बीच वो दास कैपिटल से क्या साबित करना चाहते थे? वे समझ चुके थे कि सिर्फ नारों से क्रांति नहीं होगी। पूंजीवाद को हराने के लिए उसके एक एक पुर्जे को, उसकी नस नस को समझना होगा। तो वो इसे एक अकाट्य हथियार बनाना चाहते थे। हाँ, मजदूर वर्ग के लिए एक वैज्ञानिक हथियार। इस दौरान उनके शरीर पर दर्दनाक फोड़े निकल आए थे, लेकिन वे लिखते रहे। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, मुझे उम्मीद है कि बुर्जुआ वर्ग मेरे फोड़ों को हमेशा याद रखेगा। तो इस किताब में उन्होंने पूंजीवाद की कैसी तस्वीर पेश की? एक पिशाच, एक वैम्पायर के रूप में। उनकी एक प्रसिद्ध लाइन है, पूंजी मृत श्रम है, जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रम को चूस कर ही जिंदा रहती है। और उन्होंने कमोडिटी फेटिशिज्म के काले जादू को भी तोड़ा। ये कमोडिटी फेटिशिज्म क्या है? ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। इसका मतलब है कि हम चीजों की पूजा करते हैं और उन्हें बनाने वाले इंसान को भूल जाते हैं। अच्छा, जैसे आज हम एक नया फोन देखते हैं तो हमें उसकी डिजाइन दिखती है, ब्रांड दिखता है। बिल्कुल, लेकिन हम उस मजदूर के बारे में नहीं सोचते जिसने चीन की फैक्ट्री में उसे बनाया, या उस बच्चे के बारे में जिसने कॉन्गो की खदान से उसके लिए कोबाल्ट निकाला। हम चीजों से रिश्ता बनाते हैं, इंसानों से नहीं। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद हमें चीजों का गुलाम और एक दूसरे से अजनबी बना देता है। तो मार्क्स के पास अब थ्योरी थी, लेकिन क्या उन्होंने इसे जमीन पर उतारने की कोशिश की? मजदूरों को संगठित करने का कोई प्रयास? हाँ, 1864 में उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना की। ये दुनिया भर के मजदूर संगठनों का एक महासंघ था। लेकिन यहीं पर उनका सामना एक और बड़े क्रांतिकारी से हुआ, रूसी अराजकतावादी मिखाइल बाकुनिन से। हाँ, और ये 2 अलग-अलग क्रांतियों की सोच की टक्कर थी। किस तरह की टक्कर? दोनों ही तो पूंजीवाद को खत्म करना चाहते थे। हाँ, लेकिन कैसे, ये सवाल था।
मार्क्स का मानना था कि मजदूरों को पार्टी बनाकर सत्ता पर यानी राज पर कब्जा करना चाहिए, जबकि बाकुनिन कहते थे कि राज ही अपने आप में एक जुल्म की मशीन है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। कि मजदूरों के राज्य का विचार जीता तो दुनिया एक ऐसी तानाशाही देखेगी जो पुराने राजाओं से भी बदतर होगी। और इतिहास गवाह है कि बाकुनिन की ये बात काफी हद तक सही साबित हुई। खैर, उस वक्त इस बहस का क्या नतीजा निकला? इस लड़ाई में अंततः मार्क्स जीते और बाकुनिन को निकाल दिया गया। लेकिन इसी बीच 1871 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया, पेरिस कम्यून। इतिहास का पहला मजदूर राज। हाँ, फ्रांस प्रशिया युद्ध के बाद पेरिस के मजदूरों ने बगावत कर दी और 72 दिनों के लिए शहर पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 72 दिन? पर उन 72 दिनों में हुआ क्या? उन्होंने चर्च को राज्य से अलग किया, पुलिस खत्म कर दी, फैक्ट्रियों का नियंत्रण मजदूरों को सौंप दिया। मार्क्स लंदन से ये सब देख रहे थे और इसे स्वर्ग पर धावा कहते थे। लेकिन इसे बेरहमी से कुचल दिया गया। हाँ, एक हफ्ते के अंदर, जिसे द ब्लडी वीक कहा जाता है, 20,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। इस नाकामी से मार्क्स ने एक अहम सबक सीखा। क्या सबक? कि सिर्फ पुरानी राज्य मशीनरी पर कब्जा नहीं करना है, उसे तोड़कर अपनी नई मशीनरी बनानी होगी। यहीं से सर्वहारा की तानाशाही का विचार और मजबूत हुआ। मार्क्स की मौत तो 1883 में बड़ी खामोशी से हुई। उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोग थे। लेकिन ऐसा लगता है कि मौत के बाद उनके विचार और ज्यादा जिंदा हो गए। हाँ, उनका भूत कब्र से आजाद हो गया। लेकिन विडंबना देखिए, क्रांति वहां नहीं हुई जहां मार्क्स ने सोचा था, मतलब इंग्लैंड या जर्मनी में, बल्कि ये हुई एक पिछड़े सामंती देश रूस ने। बिल्कुल। यहाँ व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्सवाद को अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। लेनिन के पास धीरे धीरे चेतना आने का इंतजार करने का वक्त नहीं था। उन्होंने वैनगार्ड पार्टी का विचार दिया, यानी पेशेवर क्रांतिकारियों का एक छोटा सा गुट जो मजदूरों का नेतृत्व करेगा। हाँ, जो मजदूरों की तरफ से सोचेगा और लड़ेगा। और ये मार्क्सवाद का सबसे घातक संशोधन साबित हुआ। घातक क्यों? क्योंकि इसने सारी ताकत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे दी। एकदम सही। और फिर हमने देखा कि सोवियत यूनियन में स्टालिन का आतंक, चीन में माओ की सांस्कृतिक क्रांति, कंबोडिया में पोल पॉट के किलिंग फील्ड्स। मार्क्स का मानवतावादी सपना कहीं खो गया और राज्य एक राक्षस बन गया। बराबरी तो मिली, पर आजादी छिन गई। अब शोषक पूंजीपति नहीं, पार्टी का ब्यूरोक्रेट था। बर्लिन की दीवार इसी विचार की विफलता का सबसे बड़ा प्रतीक बनी। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? अक्सर कहा जाता है कि साम्यवाद के डर ने ही पूंजीवाद को एक मानवीय चेहरा अपनाने पर मजबूर किया। ये बात काफी हद तक सही है। साम्यवाद के डर ने ही पश्चिमी देशों में पूंजीवाद को सुधरने पर मजबूर किया। 8 घंटे काम का दिन, न्यूनतम मजदूरी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्टेट, ये सब कहीं ना कहीं उस लाल झंडे के डर से ही मिला। हाँ, अब पूंजीपतियों को लगा कि अगर मजदूरों को कुछ रियायतें नहीं दी तो वो सब कुछ छीन लेंगे। इस तरह मार्क्स असफल होकर भी पूंजीवाद को हमेशा के लिए बदल गए। 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद तो लगा था कि मार्क्स अब हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। हाँ, इतिहास के अंत का ऐलान कर दिया गया था। लगा कि ग्लोबलाइजेशन ही अंतिम सत्य है। लेकिन फिर 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट आया और लोगों को धूल जमी दास कैपिटल की याद आई। बिल्कुल। मार्क्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पूंजीवाद अपने लालच से ही समय समय पर भयानक संकट पैदा करेगा। वॉल स्ट्रीट का ढहना इसका जीता जागता सबूत था। 2008 ने साबित कर दिया, मार्क्स मरे नहीं थे, बस सो रहे थे। और आज की दुनिया, अगर हम मार्क्स के चश्मे से आज के समाज को देखें तो क्या दिखता है? शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक था। आज दुनिया के सिर्फ 8 लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी दुनिया की आधी गरीब आबादी के पास है। ये असमानता तो 19वीं सदी से भी ज्यादा भयानक है। और मजदूर का शोषण और जटिल हो गया है। आज का मजदूर प्रिकेरिएट है। प्रिकेरिएट, ये इसमें ऐ शब्द है। हाँ, ये प्रिकेरियस यानी अनिश्चित और प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा से मिलकर बना है। तो ये कौन है? ये वो ऊबर ड्राइवर है या अमेज़न का डिलीवरी वर्कर है जिसका कोई तय मालिक नहीं है। उसका मालिक एक एल्गोरिदम है। एक ऐप उसे काम देता है, उस पर नजर रखता है और एक क्लिक पर नौकरी से निकाल भी देता है। उसे कोई पेंशन, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। वो आजाद दिखता है पर असल में पहले से ज्यादा अकेला और असुरक्षित है। और हमारा डेटा नया तेल बन गया है। हम फेसबुक, गूगल को मुफ्त में अपना डेटा देते हैं, जिससे वो खरबों डॉलर कमाते हैं। ये भी तो सरप्लस वैल्यू का एक नया रूप है। और सबसे बड़ा सवाल पर्यावरण संकट का है।
एक सीमित ग्रह पर असीमित विकास की ये सनक हमें कहाँ ले आई है, ये हम सब देख रहे हैं। तो अंत में हम इस सवाल पर वापस आते हैं, कार्ल मार्क्स कौन थे, देवता या शैतान? शायद दोनों में से कोई नहीं। एक इंसान जो गलतियों और विरोधाभासों से भरे थे। हाँ, उनकी महानता शायद उनके दिए समाधानों में नहीं है, क्योंकि सर्वहारा की तानाशाही एक भयानक सपना साबित हुई। उनकी महानता पूंजीवाद की बीमारी की सटीक पहचान करने में है। उन्होंने हमें वो शब्दकोश दिया जिससे हम आज भी अपनी दुनिया के शोषण और असमानता को समझ सकते हैं। लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर लिखा है, दार्शनिकों ने केवल विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन सवाल इसे बदलने का है। मार्क्स ने अपनी कलम रख दी, लेकिन ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। और शायद इसका फैसला इतिहास की किताबों में नहीं होना है, इसका फैसला हमें अपने समय में करना है, क्योंकि मार्क्स सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक आईना है। और उस आईने में हम जो देखते हैं वो उनका चेहरा नहीं, हमारा अपना है।